वेलकम बैक ऑन एंगेट जोन एंड दिस इज प्रियंका एंड आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आपको आज के वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया होगा। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, William Wordsworth and John Galsworthy. This is very important topic and very important MCQs आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। उन सब का एक जगह पे मैंने ये कंपाइलेशन में लेके आई हूँ जिनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी राइटर्स एंड ऑथर से रिलेटेड वो इंक्लूड कर रखा है और ऑलमोस्ट आपको 40 क्वेश्चंस आज के वीडियो में मिलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, आपको सेकंड पार्ट इसके बाद मिलेगा जो इन्हीं इंपॉर्टेंट राइटर्स पे बेस्ड ऑन होगा। कुछ नए इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। एंड हियर we have the first question on the screen. In which work Milton states that while the still morn went out with sandals grey? This is very famous line from the work of Milton. आपको बताना है किस वर्क से ये लाइन ली गई है, किस मिल्टन के वर्क में इस लाइन का एक्सप्लेनेशन, इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है बाय जॉन मिल्टन। एंड फ्रेंड्स, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 सेकेंड्स का टाइम होगा सो दैट आप इसके आंसर को बताओ और जैसे मैं आप स्क्रीन पे आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आप तुरंत आंसर के लिए जाओ। एंड आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। दिस इज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ मिल्टन एंड द पोएम लीसिडास। And next question we have, the line they also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems? ये सेकेंड क्वेश्चन है वीडियो का, आप इसके आंसर्स दे चुके हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बट स्टिल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप जॉन मिल्टन को पढ़ रहे हो, उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जॉन मिल्टन एज ए राइटर, एज ए पोएट, एज ए ऑथर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है एग्जाम के, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन on John Milton. And yes, we have the right answer of this question, that is on his blindness. This is the work by written composed by John Milton on his blindness, जिसमें जॉन मिल्टन ने अपने ब्लाइंडनेस के ऊपर ये पोएम लिखी हुई है। The famous line, what thought the field be lost, all is not lost, all is not lost, is spoken by whom? ये बहुत ही important line है और बहुत ही famous statement है of a famous character that was included in the work of John Milton. जॉन मिल्टन के ऊपर ये तीसरा हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का और बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है उस कैरेक्टर की जो कि जॉन मिल्टन ने अपने ग्रेट एपिक पोएम में इंक्लूड करा हुआ है। पैराडाइज लॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। 1667 में इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था विद दी 10 बुक्स। सो ये फेमस जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है? सैटर्न, एडम, ईव और लीसबर्ग। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर, दैट इज ऑप्शन ए, सैटर्न। दिस famous statement was spoken by Saturn in the work Paradise Lost. That was an epic poem composed by John Milton. Number 4 question we have, who said that in Paradise Lost book 1 Milton belongs to the devil's party without knowing it? This is very famous line also and बहुत famous statement है एक तरीके का जो कि किसी और राइटर ने मिल्टन के ऊपर बोला है, क्योंकि जब मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट कंपोज कर रहे थे ही हैड अ वेरी soft corner for the devil's party and we have the correct answer of this question, that is option D. ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर, विलियम ब्लेक ने ये वर्ड बोला है, ये स्टेटमेंट बोला है रिलेटेड टू जॉन मिल्टन। एंड जॉन मिल्टन व्हेन ही वाज कंपोजिंग द poem Paradise Lost book first, he had a very kind of soft corner for the devils. Which of the following pairs is mismatched? Option C, this is the correct answer. Cymbeline की बात हो रही है। This is the work Hamlet 1601 से 1602 के मिड में लिखी गई। 12th नाइट की बात हो रही है। This is a very comic poem and 1601 से 1602 के बीच टेम्पेस्ट लास्ट फेज में लिखी गई थी 1611 and Cymbeline was also written in the last phase of his career of William Shakespeare career. So ये 1599 में जो ये वर्क है Cymbeline, this is mismatched in this option. So इसका जो करेक्ट आंसर है that is option C. Next question we have, in which work of John Milton does the character Jalila appear? Jalila बहुत फेमस कैरेक्टर है जॉन मिल्टन के वर्क की, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस वर्क में इनके ये कैरेक्टर इंक्लूडेड है, आपको ये बताना है। एंड वी हैव द ऑप्शन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड,
Communes, Samson, Agonis. And the correct answer we have here, that is option D. Option D is the correct answer. Which of the following is not a title of a play written by William Shakespeare? यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, प्लेट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे प्ले होगा. ओके, सो ये थोड़ा सा एरर हो गया है इसमें वर्ड का. Which of the following play is not a title of a play written by William Shakespeare? And we have the option Henry VI, Henry VIII, and Henry IV, and Henry VII. And the correct answer we have here, that is option D. Henry VII is not a play that was written by William Shakespeare. And बाकी जितने plays हमारे यहाँ पे Henry VI है, Henry VIII, Henry IV, these all are the chronicle plays और historical plays of the William Shakespeare, जो कि रियल कैरेक्टर एंड रियल किंग्स पे की स्टोरी पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे इनके क्रॉनिकल प्लेस जो भी इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं. एंड ऑल दीज A, B and C are the plays written by William Shakespeare, and this comes under the category of historical or chronicle plays. Which of the following work of William Shakespeare is written in 6-line stanzas whose decided sign of immaturity? Which of the William Shakespeare is written in 6-line stanza? यहाँ पे क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देती हूँ. And whose decided sign of immaturity, इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जिसमें उन्होंने इस तरीके का 6-line stanza की पोएम्स लिखी हुई हैं. And it is little bit immature poems, you can see. And we have the option, and the correct answer, that is option C. Option C is the correct answer. Venus and Adonis is the correct answer, and this is the narrative poems that was written by William Shakespeare. 2 narrative poems William Shakespeare ने लिखे थे, Rape of the Lucrece and the Venus and Adonis. John Milton's Magnificent Ode on the morning of Christ's Nativity was written when the poet's age was. ये वर्क है जो बहुत ही important वर्क है, ओड है, पोएम on the morning of क्राइस्ट नेटिविटी. एंड ये किस एज में मिल्टन ने कंपोज की थी, आपको ये बताना है कि पोएट का उस टाइम पे एज क्या था. दे हैव द ऑप्शंस 24 years, 21 years, 26 years, 35 years. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 21 years. When Milton was 21 years, he had composed an magnificent ode that was titled as On the Morning of Christ Nativity. Because मिल्टन का जो आप टाइम ड्यूरेशन की बात करो 1608 से लेकर के 1674 का ये टाइम ड्यूरेशन है, ये मिल्टन का टाइम ड्यूरेशन है. मिल्टन वॉज बोर्न ऑन द ईयर 1608 एंड डाइड इन 1674. सो जो स्टार्टिंग टाइम में लिखी थी 21 ईयर्स की एज में लिखी थी पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, which of the following plays depicts middle class provincial life? middle class provincial life का description किन plays में मिलता है? यहाँ पे जो options है out of these 4 options, and this question is related to William Shakespeare से related है क्योंकि यहाँ पे जितने भी plays का हम description दे रहे हैं they all are written by William Shakespeare. तो आपको बताना है कि किस प्ले में विलियम शेक्सपियर की प्रोविंशियल लाइफ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मिलता है. एंड प्लीज आप इनको नोट डाउन भी करते चलो. एंड नंबर 10 क्वेश्चन का जो आंसर है वी हैव हियर ऑप्शन ए, मेरी वाइफ्स विंटर. दिस इज द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एंड दिस प्ले जो एक्सप्लेन करता है, डिपिक्शन देता है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ से रिलेटेड. नंबर 11 क्वेश्चन वी हैव, इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडास वाज written? लिसिडास का डिस्क्रिप्शन आ रहा है. लिसिडास जो वर्क है, पोएम है, दैट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ his friend King Edward II. एंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस ईयर में ये एलेजी पोएम जो मिल्टन ने कंपोज की है, किस ईयर में ये लिखी गई है. नंबर 11 क्वेश्चन रिलेटेड टू मिल्टन. एंड प्लीज आप इनको नोट डाउन जरूर करो. कोई भी अगर आपको क्वेरीज हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके. एंड आप अगर शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो दिस गिव्स मी मोटिवेशन, एक तरीके का मोटिवेशन का काम करता है, सो दैट मैं आपके सामने अच्छे स्टफ्स रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर प्रेजेंट कर सकूं. एंड प्लीज आप मुझे मोटिवेट करो बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो. थैंक यू. चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं.
आपको बताना है मिल्टन का लिसिडास किस ईयर में लिखा गया है एंड वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज रिटन इन द ईयर 1637 में ये लिखा गया है। Number 12 question we have. William Shakespeare's Love's Labour Lost was a free adaptation of. आपको बताना है कि ये Love's Labour Lost जो ग्रेट कॉमिक प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर एंड ये किसका फ्री एडेप्टेशन है, कहाँ से इसको फ्री अडॉप्ट किया गया था इस कॉमिक प्ले को जो लिखने का एक आइडिया था। एंड वी हैव द ऑप्शन ए स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड एंड एंशियस ऑफ प्लूटस, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय Folishet and Decameron by Boccaccio. And the correct answer is we have these. And we have the answer that is option B. Melancholy of Plutus. ये है बहुत ही important play है प्लूटस का, greatest play है प्लूटस का। And the title Love's Labour Lost, जो free adaptation है Love Labour's Lost का, that was taken from this very work of Plutus and that was Melancholy. Next question number 13 we have this on the screen. Who exclaims in his sonnet that under this curved marble of thine own sleep, brave tragedian, Shakespeare sleep alone. This was the statement और किसने अपने सोनेट में ये स्टेटमेंट ये लाइंस ये बोली है अबाउट विलियम शेक्सपियर एंड द correct answer of this question is William Bass. William Bass has said this line about William Shakespeare and in his sonnet he has said this remark. Number 14 question we have. Milton begins Paradise Lost book first with. बहुत ही important question है फिर से आपकी स्क्रीन पे और आपको बताना है मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट जो होता है वो किस स्टेटमेंट से बिगिन होता है या किस इंपॉर्टेंट ये जो ऑप्शंस आपके लैमेंट, इन्वोकेशन और सोलिलोक्वी और रिफ्रेन किस इंपॉर्टेंट वर्ड से या किस इंपॉर्टेंट जो एक फीलिंग है एक जो जेस्चर है उससे ये पोएम स्टार्ट होती है। दिस इज एपिक पोएम बाय जॉन मिल्टन वी हैव एंड दिस स्टार्ट्स विद द इन्वोकेशन ऑफ गॉड। मिल्टन्स बुक फर्स्ट begins Paradise Lost. That was an epic poem. It starts with the invocation of God. ईश्वर की प्रार्थना से स्टार्ट होता है and this is very important characteristics of an epic poem कि जो भी लिखी जाती हैं epic poems friends वो ईश्वर की प्रार्थना से स्टार्ट होती है because the poet is starting to write such a huge work or in a grand style supernatural qualities जो supernatural machineries होती हैं these all are the required characteristics for composing an epic poem. Number 15 question we have on the screen. Who described Shakespeare? William Shakespeare को किसने describe किया है as an upstart crow? Upstart crow beautified with our feathers. Correct answer is Robert Greene, University Wits dramatist. And because ये lines जो उन्होंने बोली है ये बोली है इसलिए कि विलियम शेक्सपियर वॉज नॉट सो मच एजुकेटेड, उनको बहुत हायर एजुकेशन नहीं मिली थी बट ही वॉज एक्टर, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट एट दैट टाइम। जो भी उन्होंने प्लेज लिखे वो परफॉर्म भी हुआ करते थे उस टाइम पे एलिजाबेथन टाइम पे। तो इस तरीके से एक तरीके का एक सरकाज़्म है, एक क्रिटिसाइज किया है रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को इस वर्ड से एन अपस्टार्ट को ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। And this line was said in a letter that was named as Groats Worth of Wit. ये जो वर्क था इसमें लेटर में उन्होंने नंबर 16 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड फिर ये क्वेश्चन है और वो किस ईयर में या किस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है एंड वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज रिलेटेड टू और जो विलियम शेक्सपियर का जो टाइम ड्यूरेशन था फ्रॉम 1564 टू 1616 एंड इस टाइम ड्यूरेशन को विलियम शेक्सपियर का टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं एंड ही वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एरा जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट्स वो इम्पार्ट किया इंग्लिश लिटरेचर को विद हिज पेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन number 17 question and this is Life But a Walking Shadow. It is a tale told by an idiot full of sound and fury. Aforesaid line spoken by Macbeth occurs in. ये बताना है कि मैकबेथ के किस सीन में किस एक्ट में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है एंड लाइफ बट
अ वॉकिंग शैडो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस लाइन है विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ की, एंड दिस प्ले इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट प्ले that is included the four great plays we have: Macbeth, Hamlet, Othello, and King Lear. And of course, the correct answer we have here option B. Option B जो है इसका correct answer है. This is taken from the act 5th, scene 5th of Macbeth. And ये Macbeth का ही quotation है, Macbeth की statement है, lives but a walking shadow. ये मैकबेथ ने तब बोला था जब उनके वाइफ की डेथ हो जाती है, लेडी मैकबेथ जो होती है उनकी डेथ हो जाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव ऑन द स्क्रीन, एंड हियर मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। इसमें बोला जा रहा है कि मिल्टन की पोएटिक स्टाइल जो थी वो किस तरीके का पोएटिक स्टाइल वो यूज करते थे अपने पोएम्स में कंपोज करने के लिए। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑफ दीज फोर ऑप्शंस। वी हैव प्लेन, क्लासिकल, ग्रैंड और ऑर्नामेंटल। तो आपको आंसर इसका पता चल गया होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ग्रैंड स्टाइल मिल्टन हैड यूज्ड for his poems. Number 19 question. In the first folio edition of William Shakespeare's drama, which play was omitted? Omitted means यहाँ पे है कौन सा प्ले उसमें नहीं इंक्लूडेड था। फर्स्ट फोलियो जब 1623 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो, तो कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर का उसमें इंक्लूडेड नहीं था, आपको बताना है। एंड आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पेपर में मिल जाएगा। एंड करेक्ट आंसर, क्योंकि हम टीजीटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो टीजीटी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा लोअर लेवल के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो समटाइम्स आप अनएक्सपेक्टेडली इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड द करेक्ट आंसर इज पेरिक्लेस। 36 प्लेज उनके इंक्लूड किए गए थे फर्स्ट फोलियो में, बट दिस प्ले पेरिक्लेस वाज omitted in that edition, in the first folio edition that was published in the year 1623। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए अपने नोट्स में। 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following play is a social satire dealing with the fashions and fates of the day? क्वेश्चन बताना है कौन सा प्ले है सोशल सटायर से रिलेटेड है, जो कि डील विद करता है या जिसमें सब्जेक्ट मैटर जो उस प्ले में लिया गया है दैट इज रिलेटेड टू द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन सी, लव स्लेवर लॉस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये कॉमिक प्ले है एक तरीके का विलियम शेक्सपियर का। लव स्लेवर लॉस्ट में फैशन एंड फैड्स ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी वाज डिस्कस्ड बाय विलियम शेक्सपियर। नंबर 21 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? First heir of my invention was called by William Shakespeare, and which work was that? कौन सा वर्क वो था, आपको इसका आंसर बताना है। Out of these four options, we have the correct answer, and that is the Venus and Adonis, जो इनका नैरेटिव पोएम था विलियम शेक्सपियर का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दिस इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन सेट बाय विलियम शेक्सपियर, एंड इस वर्क के रिलेटेड उन्होंने बात की है जो नैरेटिव पोएम्स लिखा है वीनस एंड एडेनिस। एंड इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन और था जो इमेच्योरिटी से रिलेटेड था कि विलियम शेक्सपियर के किस वर्क में यू विल सी द लिटिल बिट ऑफ द इमेच्योरिटी, एंड दैट वाज वीनस एंड एडोनिस। 22nd क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड? स्ट्रैटफोर्ड में जो शेक्सपियर का घर था उसका क्या नेम था, आपको ये बताना है। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज रिलेटेड टू दिस ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ग्रेट पोएट, सोनेटियर। एंड ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है आंसर है। दिस द नेम वाज स्ट्रैटफोर्ड हाउस। स्ट्रैटफोर्ड हाउस बिकॉज स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन में उनका जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न ऑन दैट प्लेस, और जो उनके घर का नाम था दैट वाज स्ट्रैटफोर्ड हाउस, and he was born in 1564. 23rd question we have. In 1601, a collection of Shakespeare's sonnet was printed by। अब यहाँ पे शेक्सपियर के सोनेट्स का यहाँ पे कलेक्शन की बात हो रही है कि किस टाइम में किसने 1601 में शेक्सपियर के सोनेट्स को प्रिंट कराया था, प्रिंट किया था। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट फोलियो की बात करें तो फर्स्ट फोलियो आप सबको पता है हेमिंग एंड कॉन्डेल उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो कंपेनियन थे, उन्होंने
फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया था 1623 में, जो उनमें उनके प्लेज इंक्लूडेड थे। एक इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट फोलियो में सिर्फ विलियम शेक्सपियर के प्लेज इंक्लूडेड थे, बट 1601 में उनका कलेक्शन ऑफ सोनेट्स आया था, तो वो किसने प्रिंट कराया था? द मैन वॉज थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प वॉज द मैन। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एंड दिस मैन हु प्रिंटेड Shakespeare sonnets, collection of Shakespeare sonnets in 1601. Number 24 question. Which one of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? Last phase of his career जो उनका था, उसमें जिसमें उन्होंने ड्रामेटिक रोमांसेस प्लेज लिखे हुए हैं, तो कौन सा इसमें प्ले है जो उस टाइम पे बिलोंग नहीं करता है, उस टाइम पे नहीं लिखा गया है? एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था हमारा, तो यहाँ पे आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन द करेक्ट आंसर वी हैव द हियर ऑप्शन डी। यस, 24 आंसर का जो है ऑप्शन डी है। ये लास्ट फेज उनके करियर से नहीं बिलोंग करता है। बाकी जितने भी है, द टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन एंड द विंटर्स टेल, दीज ऑल आर रिटन इन द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, जो 1610 के बाद आप कह लो उस टाइम से लिखे गए थे। 1608 टू 1616 की बात कर ले तो इस टाइम पे टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन और विंटर्स टेल जो ड्रामेटिक रोमांसेस की बात की जाती है, these all belongs to that play. Much Ado About Nothing is related to the comic play of William Shakespeare, and this is not written in the last phase of his career. Number 25th question. Shakespeare's popular play Merchant of Venice belongs to which of the following literary form? Merchant of Venice बहुत ही important वर्क है ये विलियम शेक्सपियर का, और इस वर्क से एक ग्रेट पोएम निकल के आती है मर्सी, जिसकी हमने बात 12th में भी हमने पढ़ा हुआ है। मर्सी इज अ ग्रेट पोएम, जो उसमें पोर्शिया जो कैरेक्टर थी उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने जो किस तरीके से मर्सी को एक्सप्लेन किया है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हटकी है एंड बताया जा रहा है किस लिटरेरी फॉर्म या किस जॉनर से ये प्ले इनका बिलोंग करता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर, दिस इज रिलेटेड टू ट्रेजिक कॉमेडी that was written by William Shakespeare. 26th question we have on the screen. Paradise Lost is written in, किस स्टैंजा फॉर्म में पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा गया है आपको इसको बताना है। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज, दिस प्ले वाज रिटन इन द ईयर 1667, जो ये था फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है, 1667 में पब्लिश हुआ है ये वर्क है। दिस वाज द ग्रेट एपिक पोएम बाय जॉन मिल्टन। एंड आपको बताना है कि इस किस स्टैंजा फॉर्म में, फ्री वर्स, blank verse, rhymed verse or none of the above. And the correct answer we have related to this question is option B. This is written in blank verse. Blank verse में ये वर्क इनका लिखा गया है और इसको जॉन मिल्टन ने कंपोज किया हुआ है। And this is called an epic poem. Number 27 question. Which of the following is the dominant theme of Shakespeare's famous play King Lear? King Lear में dominant theme क्या था प्ले का आपको बताना है। King Lear is one of the 4 great tragedies of William Shakespeare, and we have the correct answer of this question is that is filial ingratitude. Filial ingratitude की बात हो रही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एंड this theme was the dominant theme in the Shakespeare's famous play that was King Lear. And King Lear में जो ये प्लेस थे, बाकी जेलिसी की आप बात करते हो तो जेलिसी was related to Othello, इसका जो मेन थीम था। एम्बिशन की बात कर लो, एम्बिशन जो था मैकबेथ से रिलेटेड था। एंड रिवेंज की बात कर लो, रिवेंज जो था, रिवेंज वाज द इम्पोर्टेंट थीम ऑफ द प्ले हैमलेट। सो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हैमलेट जेलेसी इज रिलेटेड टू ओथेलो, मैकबेथ से आपका एम्बिशन था इसका इम्पोर्टेंट थीम और मोस्ट डोमिनेंट थीम, रिवेंज जो था हैमलेट प्ले में था, एंड फिलियल इनग्रैटिट्यूड वाज द डोमिनेंट थीम ऑफ द प्ले किंग लियर। 28th number question we have. Which one of the following Shakespeare's play is in 3 parts? 3 parts में कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसको ट्रायोलॉजी बोलते हैं? ट्रायोलॉजीज आर कॉल्ड दैट थिंग, दैट प्ले। एंड कौन सी प्ले की बात हो रही है यहाँ पे? These all are the, जो ऑप्शंस आपके सामने इंक्लूडेड है यहाँ पे, these all are the chronicle plays of the William Shakespeare. एंड यहाँ पे जो बता रहे हैं हम, रिचर्ड सेकंड was not in that. रिचर्ड सेकंड जो था वो नहीं था इसमें प्ले विलियम शेक्सपियर का। एंड 28 क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास दैट इज हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स वाज इन 3 पार्ट्स जिसको ट्रायोलॉजी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लेज होते हैं 3 पार्ट्स में जो भी होते हैं लिटरेरी वर्क दैट इज कॉल्ड ट्रायोलॉजी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में इंक्लूडेड है। कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दिया जा सकता है कि उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क इज नॉट अ ट्रायोलॉजी। Number 29 question we have, which out of the following is not a poem by Wordsworth? अब यहाँ पे हम important question Wordsworth से related है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इसमें वर्क जो है वो Wordsworth से related नहीं है, and we have the option here, that is the correct answer, option D, यहाँ पे already mention है, and option D is the correct answer. Sorry, London is not a poem that was written by William Shakespeare. London जो है ये poem है, विलियम ब्लेक का poem है। बाकी आपके जितने poem है, London 1802, Strange Fits of Passion, Have I Known, The Solitary Reapers, these all are the compositions of William Wordsworth. And London is not a poem of William Wordsworth. This is a poem by William Blake we have. And number 30 question on the screen. An evening walk is written by whom? जो भी यहाँ पे जो भी information मैं provide कर रही हूँ question से related, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से ये बूस्टिंग एनर्जी, एक तरीके का मोटिवेशनल, आपका ये जो लाइक शेयर एंड कमेंट्स होते हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं टू क्रिएट अ ग्रेट स्टफ एंड ग्रेट कंटेंट रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। एंड एन इवनिंग वॉक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इस वॉक में किसने लिखा हुआ है आपको बताना है, किसने कंपोज किया हुआ है, एंड दैट वाज कंपोज्ड बाय, यस वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो हमारा ऑप्शन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एन इवनिंग वॉक को कंपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, "Thy soul was like a star and dwelt apart"? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। एंड अबाउट होम, किसके बारे में इन्होंने ये लाइंस बोली हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। वी हैव द करेक्ट आंसर हियर रिलेटेड टू दिस, दैट वाज जॉन मिल्टन। यस, द ग्रेट एपिक पोएट जॉन मिल्टन के बारे में ये लाइंस बोली हैं। बिकॉज अगर आप बात करो एज अ पोएट, तो आफ्टर विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन वाज द ग्रेट मैन, ग्रेट लिटरेरी फिगर वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड ये लाइंस डेडिकेट की गई हैं बाय वर्ड्सवर्थ टू मिल्टन। दैट सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। Number 32 question we have on the screen. Milton's Paradise Regained takes its theme from. Milton's Paradise Regained का जो थीम है वो किससे लिया गया है, इस क्वेश्चन में बताना है। We have the options here. And of course, you have given the right answer of this question. 32 question का जो आंसर है that is the St. Luke's Gospel. जो St. Luke's का Gospel था उससे Paradise Regained का जो थीम है, सब्जेक्ट मैटर है, वो लिया गया है। एंड पैराडाइज लॉस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर था दैट वाज टेकन फ्रॉम बाइबल। एंड वहाँ पे हाउ मिल्टन जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, किस तरीके से जस्टिफाई किया है। एंड पैराडाइज रीगेन में किस तरीके से लिया गया है, फिर से रिगेन्ड हुआ है पैराडाइज जो लॉस्ट हो चुका था। एंड इट वाज टेकन थीम फ्रॉम द वर्क सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। Number 33 question we have on the screen. In which work of Wordsworth does the line "Still sad music of humanity" occurs? ये बहुत ही important and famous line है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और बताया जा रहा है किस वर्क से ये लाइंस ली गई हैं, "Still sad music of humanity"। एंड चलिए मैंने पेन का इंक थोड़ा चेंज कर लिया सो दैट आपको क्लियर समझ में आए। एंड जो क्वेश्चन का आंसर है आपको बताना है। And the correct answer of this question is Chinton Abbey. Chinton Abbey is the poem, and this poem has a line "Still sad music of humanity", and it was poem composed by William Wordsworth. Number 34 question on the screen we have, what kinds of play did Galsworthy write? अब गॉल्सवर्दी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो गई, क्योंकि टीजीटी के सिलेबस में गॉल्सवर्दी को भी पूछा गया है। गॉल्सवर्दी एज अ राइटर, एज अ ऑथर, एज अ ड्रामेटिस्ट, बिकॉज ही वाज द ड्रामेटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। जीबी सॉ के साथ उनके प्लेज उन्होंने लिखे हुए हैं, और ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट विद जीबी सॉ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो किस तरीके के प्लेज जॉन गॉल्सवर्दी लिखा करते थे आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन ए,
दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड ही हैड रिटन प्रॉब्लम प्लेस, या आपको बात करो सोशल tragedies, he had written social issues पे he had written many works, because जो भी उनके subject matter हुआ करते थे they were related to the social injustice, social corruption and how laborers are suffering. Number 35 question we have on the screen. Which of the following work is not written by John Milton? यहाँ पे बताना जा रहा है कौन सा वर्क उन्होंने नहीं लिखा है जॉन मिल्टन ने. आपको बताना है ऑफ एजुकेशन, Areopagitica, on Shakespeare, or Alma, or the progress of the mind. So the correct answer we have here on the screen, that is related to this question, and this was not written by John Milton. Option D जो है वो correct answer है. Alma on or the progress of mind is not written by, it's not composed by John Milton. बाकी of education, Areopagitica, on Shakespeare, these all are the works of the जॉन मिल्टन. ये जो है ये जॉन मिल्टन के वर्क्स हैं. नंबर 36 क्वेश्चन. हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एन एवर एंड्यूरिंग मैन? किसने रेफर किया है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये कोटेशन, ये लाइंस, ये फ्रेज, एंड एवर एंड्यूरिंग मैन? वी हैव द ऑप्शन डॉक्टर जॉनसन, जॉन केट्स, डी क्वेंची, और एस.टी. कॉलरिज. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एस.टी. कॉलरिज, द ग्रेट romantic poet. He has said this line about William Wordsworth and ever enduring man, जिनके साथ कोलैबोरेशन में जो वर्क लिखा हुआ है that is lyrical ballads. ये था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड विलियम एन.एस.टी. कॉलरिज का कोलैबोरेशन वर्क है ये, एंड जिसमें टोटल नंबर ऑफ 23 पोएम्स थी. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 23 पोएम्स, 19 पोएम्स वर ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स ऑफ कॉलरिज. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ. एंड एस.टी. कॉलरिज से रिलेटेड बिकॉज एस.टी. कॉलरिज ने काफी सारा टाइम स्पेंड किया विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, और इस तरीके से उन्होंने ये फ्रेज विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कोट किया, दैट एन एवर एंड्यूरिंग मैन. नंबर 37 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन. अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय whom? मॉडर्न कॉमेडी जो है वो किसने लिखी हुई है? And the correct answer we have, this is a play written by whom? We have the correct answer, and the option A is the correct answer. 37 plays का जो correct answer है जॉन गाल्सवर्दी ने ये लिखा हुआ है जो मॉडर्न कॉमेडी है. एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो that was written by William Shakespeare. Number 38 question we have on the screen. Through which work does Milton intend to justify the ways of God to man? और बहुत ही easy, बहुत ही I can say बहुत easy question है. Even the starter beginners जो starting के एग्जाम्स देते हैं इंग्लिश लिटरेचर को, उनको भी ये लाइंस पता होगी. जो ग्रेजुएशन जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उन सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा. एंड किस वर्क में से ये लिया गया है, मिल्टन ने ये बोला है, एंड दैट वाज यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 38 वर्क का जो है पैराडाइज लॉस्ट से वर्क लिया गया है. एंड पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था 1667 में हुआ था विद 10 बुक. नंबर 39 क्वेश्चन. डेस्टिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर. ये डेस्टिमोना जो कैरेक्टर है बहुत ही फेमस कैरेक्टर है शेक्सपियरियन ड्रामास की. एंड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले? किस प्ले में इनका डिस्क्रिप्शन, इनका कैरेक्टराइजेशन मिलता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी. एंड yes, of course we have the right answer, that is Othello. Option C is the right answer. and Othello जो है वो यहाँ पे डेस्टिमोना जो होती है ओथेलो की वाइफ होती हैं, जिनको वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिन पे वो एक तरीके का उनको सस्पेशन होता है, और किस तरीके से बिकॉज ऑफ द जेलसी किस तरीके से मर्डर उनका कर देते हैं डेस्टिमोना का ओथेलो. दिस इज द स्टोरी ऑफ द प्ले. एंड डेस्टिमोना इज अ फेमस कैरेक्टर, फेमस लेडी कैरेक्टर ऑफ William Shakespeare's play, that was Othello. Number 40, and this is the last question of the video we have on the screen. Who is often called as the political son of Spenser? Very famous and very important question. We have the right answer, that is option D. Option D, that was John Milton. John Milton को political son of Spenser, Edmund Spenser को बोलते हैं. and we have the Edmund Spenser की जो important epic poem है, that is also the Fairy Queen. So friends, यहाँ पे हमने कुछ important questions discuss किए हैं आप related to TGT
जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज द फर्स्ट, ये पार्ट जो था वो फर्स्ट था। आपको नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो पार्ट सेकंड से होगा इससे रिलेटेड, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दीज ऑथर्स लाइक विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन एंड जॉन गाल्सवर्दी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करिए, और प्लीज यहाँ पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर कर लीजिएगा, जो भी इस वीडियो का है उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, WhatsApp 7838343836. This is my number. You can WhatsApp me here your queries, जो भी आपकी queries हैं आप मुझे WhatsApp करिए. And thanks a lot for watching this. See you in next video.